हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने परिवार परीक्षा की शिक्षा में। आशा करते हो कि आप सभी अच्छे होंगे, कुशल मंगल होगा। आपकी जो तैयारी भी है एकदम अच्छे तरीके से चल रही होगी। जो बच्चे क्लास में पहली बार नए हैं, देखिए हमारे चैनल पर बीएड प्रवेश 2023 की तैयारी हम आपकी कंप्लीट करवा रहे हैं। सुबह 11 बजे देखिए आपको जीके चेस की क्लास, दोपहर को 2 बजे रीजनिंग क्लास, फिर शाम को दोपहर को 3 बजे ही आपको देखिए कला वर्ग की क्लास, फिर दोपहर को सॉरी शाम को 7 बजे आपको देखिए सामान्य हिंदी क्लास हमारे चैनल पर डेली बेसिस पर मिलती है। तो अपनी तैयारी कंप्लीट करना चाहते हैं तो हमारे परिवार से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर नीचे डिस्क्रिप्शन में देखिए हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है। वहाँ पे देखिए आपको फ्री पीडीएफ मिलते हैं, तो आप वहाँ से भी जाकर जुड़िए। वहाँ पे आपको फायदा होने वाला है। वहाँ पे देखिए पीडीएफ और जो बाकी के अपडेट्स वहाँ पे आपको मिलते रहते हैं। और इसी के बाद देखिए उसी के नीचे हमारा इंस्टाग्राम का भी पेज दिया हुआ हो, तो आप वहाँ पे जाकर हमें फॉलो कर लिए। तो चलिए क्लास स्टार्ट करेंगे। हिंदी की क्लास से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होती है आपके लिए, तो ध्यान से एक एक क्वेश्चन को देखेंगे, बताते हुए चलेंगे, सही उत्तर का हो जाएगा। स्वागत में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है साथियों? स्वागत में कौन सी संधि लगी है साथियों? स्वागत स्वागत का सही संधि में सु धन आगत हो जाएगा। इसमें देखिए यण संधि है, इसमें आपका उ और देखिए यहाँ पर आ, कौन सी संधि हो जाएगी? यण संधि। आपको बताया गया है नियम, जो ऑप्शन पे पी दो सबसे राइट आंसर हो। ठीक है, स्वागत का सही संधि विच्छेद क्या होता है? सु धन आगत होता है। तो आप देखिए आपका छोटा उ है और यहाँ पे बड़ा है, इन दोनों को अगर मिलाएंगे तो आपका वाह में परिवर्तित हो रहा है। देखिए यहाँ पे आपकी कौन सी संधि हो जाएगी? तो यहाँ पे देखिए आपकी यण संधि हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखें साथियों, 52 बताएंगे सर। कृदंत प्रत्यय किन शब्दों से जोड़ा के साथ जुड़ा हुआ है साथियों? जो कृदंत है प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं साथियों? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो जो कृदंत है देखिए आपके जुड़ते हैं क्रिया के साथ। ठीक है, जो ऑप्शन पे डी थे दोस्तों सबसे राइट आंसर। ठीक है, जो कृदंत है, जो कृदंत प्रत्यय है क्रिया शब्दों के साथ जुड़ते हैं तो साथियों जो ऑप्शन पे डी थे दोस्तों 52 का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे 53 में बताएंगे सही उत्तर का। ध्यान से पढ़ेंगे, बताएंगे सही उत्तर का हो जाएगा। केशव कही न जाय का कहिए, देखत सब रचना विचित्र अति समुझी मन ही मन रही है। उपयुक्त पंक्ति किस कवि द्वारा रचित है साथियों? इसका सही उत्तर कर देगा। केशव कही न जाय का कहिए, देखत सब रचना विचित्र अति समुझी मन ही मन रही है। जो उपयुक्त पंक्ति है किस कवि द्वारा रचित है साथियों? इसका सही उत्तर कर देगा। देखिए आपका रचित है केशव दास द्वारा, तो जो ऑप्शन यहाँ पे ये दिया दोस्तों आप सही का राइट आंसर। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखें साथियों, 54 पे बताएंगे सही उत्तर का। ध्यान से देखेंगे, उत्तर देंगे साथियों। ठीक, निम्न में से कौन सा द्वंद्व समास का उदाहरण है साथियों? निम्न में से कौन सा आपका द्वंद्व समास का उदाहरण है? तो रुपया पैसा, देखिए आपका संयोजक का चिन्ह भी यहाँ पे लगा है। रुपया और पैसा आपका द्वंद्व समास का उदाहरण हो जाएगा। दोनों ही पद आपके यहाँ पे प्रधान होते हैं साथियों। तो जो ऑप्शन पे सी थे दोस्तों आपसे राइट आंसर। क्लियर साथियों। अगला क्वेश्चन देखेंगे 55 नंबर है। ध्यान से देखें, बताने की कोशिश करेंगे, सही उत्तर हो जाएगा। जंगल में लगने वाली आग, इस वाक्य का सही शब्द चुनिए। इस वाक्य के लिए सही शब्द चुनना है हमको। जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं साथियों? देखिए जंगल में लगने वाली आग को देखिए आपको दावा नल कहते हैं। ठीक है, जो ऑप्शन पे ये दोस्तों सही राइट आंसर। ठीक है, जो जंगल में लगने वाली आग होती है उसको दावा नल कहा जाता है। क्लियर साथियों। अगला क्वेश्चन देखेंगे 56 पे। ध्यान से देखें, बताने की कोशिश करेंगे, सही उत्तर का हो जाएगा। 56 है आपका अवधी भाषा में सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य का क्या नाम है साथियों? अवधी भाषा के सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य का नाम क्या है साथियों? 56 पे सही उत्तर का हो जाएगा। तो देखिए रामचरित मानस है। ठीक है, जो ऑप्शन यहाँ पे डी दोस्तों आपसे। ठीक है, अवधी भाषा के सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य का नाम क्या है साथियों? तो रामचरित मानस है। और इसकी रचना किसने की थी आपको मैंने कई बार बताया है, तो इसका मुझे आंसर आप सभी से कमेंट में चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, आपका होमवर्क रहेगा वो 57 पे। बताइए सर, विद्यापति की पदावली की भाषा क्या है साथियों? विद्यापति की पदावली की भाषा क्या है साथियों? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 57 पे। देखिए विद्यापति की पदावली की भाषा आपकी मैथिली है, तो जो ऑप्शन पे ये दे दोस्तों ऑप्शन का 57 पे सही उत्तर। क्लियर साथियों। विद्यापति की पदावली की भाषा आपकी मैथिली है, तो ऑप्शन यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे और 58 पे बताएंगे सही उत्तर। ध्यान से देखेंगे, उत्तर देंगे साथियों। शेष कादम्बरी के रचयिता कौन है साथियों? शेष कादम्बरी के रचयिता की बात हो रही है, कौन है साथियों? ठीक है, शेष कादम्बरी के रचयिता के आप हो जाएंगे अलका सरावगी। ठीक है,
शेष कादम्बरी के रचयिता आपके हो जाएंगे अलका सरावगी। जो ऑप्शन यहाँ पे डी दे दोस्तों आपसे राइट आंसर। चलिए साथियों, 59 पे बताएंगे सोते का। मुख रूपी चांद पर राहु भी धोखा खा गया, पंक्तियों में कौन सा अलंकार है साथियों? मुख रूपी चांद पर राहु भी धोखा खा गया, इसमें कौन सा अलंकार है साथियों? तो इसमें देखिए आपका रूपक अलंकार हो जाएगा। ठीक है, जो ऑप्शन यहाँ पे डी दे दोस्तों आपसे राइट आंसर आपको कराया गया है। तो जो ऑप्शन यहाँ पे डी दे दोस्तों आपसे राइट आंसर। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों, 60 पे बताएंगे सौ उत्तर का हो जाएगा। ध्यान से देखेंगे, उत्तर देंगे साथियों। जहाँ किसी वस्तु का लोक सीमा से इतना बढ़कर वर्णन किया जाए कि वह असंभव की सीमा तक पहुंच जाए, वहां कौन सा अलंकार होता है साथियों? जहाँ किसी वस्तु का लोक सीमा से इतना बढ़कर वर्णन किया जाए कि वह असंभव की सीमा तक पहुंच जाए, वहां कौन सा अलंकार होता है साथियों? 60 पे से उत्तर का जाएगा। तो वहां देखिए आपका अलंकार होता है अतियुक्ति अलंकार होता है। ठीक है, जो ऑप्शन पे सी दोस्तों आपसे क्लियर है साथियों? जहाँ किसी वस्तु का लोक सीमा से इतना बढ़कर वर्णन किया जाए कि वह असंभव की सीमा तक पहुंच जाए, वहां आपका अतियुक्ति अलंकार हो जाएगा साथियों। अगला आपका 61 नंबर, ध्यान से देखें, बताएंगे सूत्रों का। निम्नलिखित में कौन सा पश्च स्वर है साथियों? निम्नलिखित में कौन सा आपका पश्च स्वर है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? देखिए आपका आ, जो आ है आपका पश्च स्वर है। तो जो ऑप्शन पे ए दे दोस्तों आपसे का 61 पे आपसे का राइट आंसर। क्लियर साथियों? पश्च स्वर कौन सा है? तो आपका आ जो आता है पश्च स्वर में आता है। अगला क्वेश्चन है साथियों, 62 पे बताएंगे सूत्रों का। ध्यान से देखेंगे, उत्तर देंगे। रसोई घर में कौन सा समास है? रसोई घर में देखिए आपका कौन सा है? तो रसोई के लिए घर, तो आपका देखिए तत्पुरुष समास है। ठीक है, जहाँ घर खाना बनता है उसको रसोई घर कहते हैं। इसका आशय क्या हो जाएगा? तो रसोई के लिए घर आपका तत्पुरुष समास आ जाएगा। तो जो ऑप्शन यहाँ पे ए दे दोस्तों 62 पे आपसे का राइट आंसर। क्लियर साथियों? अगला क्वेश्चन देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। 63 नंबर है। हिंदी साहित्य में किस भाव को व्यभिचारी भाव कहा जाता है साथियों? इसका सही उत्तर। हिंदी साहित्य में किस भाव को आपका व्यभिचारी भाव कहा जाता है साथियों? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए संचारी भाव को। जो ऑप्शन आप पे डी दे दोस्तों आपसे राइट। ठीक है, हिंदी साहित्य में संचारी भाव को आपका व्यभिचारी भाव कहा जाता है। तो जो ऑप्शन आप पे डी थे दोस्तों 63 पे आपसे राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 64 पे क्या पूछा गया? ध्यान से देखेंगे, उत्तर देंगे साथियों। जहाँ एक ही शब्द के अनेक अर्थ व्यक्त किए गए हो, वहाँ कौन सा अलंकार होता है साथियों? जहाँ एक ही शब्द के अनेक व्यक्त जो अर्थ हैं व्यक्त किए जाते हैं, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? देखिए आपका वहाँ पर अलंकार होता है श्लेष अलंकार। ठीक है, जहाँ पर एक ही शब्द के अनेक अर्थ व्यक्त किए जाते हैं, वहाँ पे देखिए आपका श्लेष अलंकार होता है साथियों। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 65 पे बताएंगे सूत्र का। आदिकाल में किस कवि ने अवट भाषा में रचना की है साथियों? इसका सही उत्तर। आदिकाल में किस कवि ने अवट भाषा में रचना की है साथियों? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए अब्दुल रहमान ने की है। जो ऑप्शन यहाँ पे बी दोस्तों सबसे राइट आंसर होगा। आदिकाल में जो अब्दुल रहमान है, इन्होंने अवध भाषा में रचना की है। तो जो ऑप्शन पे बी दोस्तों आपसे का राइट आंसर होगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है साथियों, 66 पे बताएंगे सूत्रों का। ध्यान से देखेंगे, उत्तर देंगे साथियों। परिवर्तन नामक कविता सर्वप्रथम सुमित्रा नंदन पंत के किस कविता संग्रह में संग्रहित है साथियों? इसका सूत्र क्या हो जाएगा? परिवर्तन नामक जो कविता है सर्वप्रथम सुमित्रा नंदन पंत के किस कविता संग्रह में संग्रहित है साथियों? 66 पे से उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए पल्लव में है। जो ऑप्शन पे बी दोस्तों आपसे राइट आंसर। क्लियर है? परिवर्तन जो है आपकी देखिए पल्लव नामक कविता संग्रह में संग्रहित है। तो जो ऑप्शन पे बी दोस्तों आपसे राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, और किसका कविता संग्रह है? तो देखिए सुमित्रा नंदन पंत का, ये भी बात याद रखिएगा। 67 नंबर है। भिखारी दास की रचना का क्या नाम है साथियों? 67 पूछा है आपका, भिखारी दास की रचना का क्या नाम है साथियों? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? देखिए भिखारी दास की कविता का नाम है आपका, तो भिखारी दास की रचना का नाम हमसे पूछा, भिखारी दास की रचना का क्या नाम है? तो भिखारी दास की रचना का नाम आपका देखिए काव्य निर्णय। ठीक है, काव्य निर्णय भिखारी दास की रचना का नाम है। तो जो ऑप्शन यहाँ पे ए दे दोस्तों 67 पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है साथियों? अगला क्वेश्चन देखेंगे 68 नंबर, ध्यान से देखिए, बताएंगे सूत्र का। 68 नंबर, 19वीं सदी की साहित्य सर्जना का मूल हेतु क्या था साथियों? 19वीं सदी के साहित्य सर्जना का मूल हेतु यानी कि उद्देश्य क्या था साथियों? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा?
तो देखिए उनका मुख्य उद्देश्य था पराधीनता का बोध, जो ऑप्शन यहाँ पे सी दोस्तों ऑप्शन का राइट आंसर है। ठीक है, 19वीं सदी की साहित्य संरचना का मूल हेतु आपका था पराधीनता का बोध, जो ऑप्शन यहाँ पे सी दोस्तों ऑप्शन का 68 पे सही उत्तर देगा। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन देखेंगे, 69 पे बताएंगे सही उत्तर का, ध्यान से देखेंगे उत्तर देंगे हम। यह प्रेम को पंथ कराल महातर वारी की धार पे धावन के पे धावनो है नामक व्यक्ति जिसका कवि द्वारा सृजित है साथियों। यह प्रेम को पंथ कलार तलवारी की धार पे धावनो है नामक भक्ति किस कवि द्वारा रचित है साथियों, इसका सही उत्तर क्या जाएगा। तो देखिए आपकी रचित है बोधा द्वारा, जो ऑप्शन यहाँ पे बी दोस्तों सही राइट आंसर है। प्रेम को पंथ कराल महा तरवारी की धार पे धावनो है, इसके रचयिता आपके देखिए बोधा है, तो जो ऑप्शन पे बी दोस्तों सही का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए 70 पे बताएंगे क्या उत्तर, तो ध्यान से देखेंगे उत्तर देंगे साथियों। आचार्य केशव दास को कठिन काव्य का प्रेत किस आलोचक ने कहा है साथियों, इसका सही उत्तर आचार्य केशव दास को कठिन काव्य का प्रेत किस आलोचक ने कहा है साथियों, 70 पे सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ठीक है, जो ऑप्शन यहाँ पे डी दोस्तों ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, अशोक केशव आचार्य केशव दास को कठिन काव्य का स्रोत किस आलोचक ने कहा है। देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनको कहा है कठिन काव्य का स्प्रित, जो ऑप्शन पर डी दोस्तों 70 पे आपसे का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे 71 पे बताएंगे सत्यों का, ध्यान से देखेंगे उत्तर देंगे। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है साथियों, अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है। तो देखिए स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है, स्वयंभू को, तो जो ऑप्शन पर सी दोस्तों 71 पे आपसे का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे 72 पे, ध्यान से देखेंगे बताएंगे सत्य क्या हो जाएगा, ध्यान से देखेंगे। बिहारी बंगाली उड़िया और असमिया भाषाओं का जन्म कौन से अपभ्रंश से हुआ है साथियों, इसका सही उत्तर बिहारी बंगाली उड़िया और असमिया भाषाओं का जन्म किस कौन से अपभ्रंश से हुआ है साथियों, 72 पे उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए इनका हुआ है मागधी अपभ्रंश से, ठीक है, इसका किसका बिहारी बंगाली उड़िया और असमिया भाषाओं का जन्म आपका मागधी अपभ्रंश से हुआ है, तो जो ऑप्शन पे बी डी दे दोस्तों आएगा 72 पे आपसे राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे 73 पे बताएंगे सही उत्तर का, ध्यान से देखेंगे उत्तर देंगे। निम्न में से कंठ ध्वनियां कौन सी साथियों, कंठ ध्वनि आपको कराया गया है कौन सी है, तो देखिए क ख ग घ अंग आपके कंठ ध्वनियां है, तो जो ऑप्शन यहाँ पे ए दे दोस्तों ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, च छ ज झ देखिए आपके तालु है, ट ठ आपके देखिए मूर्धा है, य र आपके अंतःस्थ में आते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे 74 क ख ग और फ में कौन सा अक्षर उर्दू से लिया गया है साथियों, क ख ग घ और फ में कौन सा जो शब्द है उर्दू से लिया गया साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। देखिए आपका फ जो है उर्दू से लिया गया साथियों, तो जो ऑप्शन यहाँ पे डी दोस्तों ऑप्शन का 74 पे सही उत्तर होगा। ठीक है साथियों, इसमें मुझे थोड़ा डाउट है क्योंकि नेट पे आपका देखिए इनमें से कोई भी नहीं दिखा रहा है, तो इसको
अभी के लिए छोड़ते हैं, बाद में इसका उत्तर देखेंगे साथियों। अगला क्वेश्चन देखेंगे 75 में बताएंगे सही उत्तर, ध्यान से देखेंगे उत्तर देंगे। वर्ण के द्वितीय व चतुर्थ व्यंजन को व्यंजन क्या कहलाते हैं साथियों? वर्ण के जो द्वितीय और चतुर्थ व्यंजन है आपके क्या कहलाते हैं, आपको कराया गया है। देखिए वर्ण के जो द्वितीय और चतुर्थ हैं आपके देखिए महाप्राण कहलाते हैं। जो ऑप्शन यहाँ पे ए दोस्तों आपसे राइट आंसर होगा। इसको फिर भी एक बार टिक करके रखिए। क ख ग में क ख ग और फ में आपका देखिए यहाँ पे फ तो दिया गया है आंसर शीट में, फिर भी इसको एक बार कंफर्म करेंगे हम लोग बाद में। अगला क्वेश्चन देखेगा 76 में बताएंगे सही उत्तर क्या होगा साथियों। पृथ्वी राज रासो किस काल की रचना है साथियों? पृथ्वी राज रासो किस काल की रचना है साथियों? 76 पे से उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए आपकी आदि काल की है, ठीक है। जो ऑप्शन यहाँ पे डी सी दे दोस्तों आपसे करेक्ट है। पृथ्वी राज रासो आपकी आदि काल की रचना है साथियों। क्लियर है साथियों? यहाँ तक सभी का क्लियर है? ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, ध्यान से देखें क्या पूछा गया। 77 नंबर है, उत्तर देने की कोशिश करेंगे इस पर से। विखंडन की अवधारणा का संबंध किस वाद से है साथियों? विखंडन की अवधारणा का संबंध किस वाद से है साथियों? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए संरचनावाद से, ठीक है। विखंडन की अवधारणा का संबंध आपकी संरचनावाद से। जो ऑप्शन पे बी दे दोस्तों 77 पे आपसे का राइट आंसर। क्लियर है साथियों? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे 78 पे बताएंगे सही उत्तर को, ध्यान से देखेंगे उत्तर देंगे साथियों। जायसी के सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ का नाम क्या है साथियों? जायसी के सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ का नाम क्या है साथियों? जायसी 78 पे से उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए पद्मावत है। जो ऑप्शन पे डी दोस्तों आपसे राइट है। क्लियर है साथियों? जायसी के सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ का नाम आपका पद्मावत है। तो जो ऑप्शन पे डी दोस्तों आप सही का राइट आंसर होगा। इसी के ऊपर देखिए आपकी पद्मावती फिल्म भी बनी है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 79 में बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। विश्लेषणात्मक क्या दिया गया है, एक मिनट रुकिए। विश्लेषणात्मक शैली के उपन्यासकार का, और उपन्यासकार कौन थे साथियों इसका बताइए। दोबारा नहीं पढ़ने वाला इसको मैं, बहुत बड़ा है। चलिए एक बार पढ़ लेते हैं। मनोविश्लेषणात्मक शैली के उपन्यासकार का नाम क्या है? उपन्यासकार कौन थे साथियों? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? देखिए इसके उपन्यासकार आपके हो जाएंगे इला चंद्र जोशी, ठीक है। इला चंद्र जोशी हैं किसके? देखिए मनोविश्लेषणात्मक शैली के उपन्यासकार। तो जो ऑप्शन यहाँ पे सी दे दोस्तों आपसे राइट आंसर, ठीक है। इला चंद्र जोशी। अगला कुछ क्वेश्चन देखेंगे 80 पे बताएंगे सही उत्तर का, ध्यान से देखेंगे उत्तर देंगे। बिहारी निम्नलिखित में से किस काल के कवि थे साथियों? बिहारी निम्नलिखित में से किस काल के कवि थे? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए रीति काल के। जो ऑप्शन यहाँ पे सी दे दोस्तों आपसे राइट, ठीक है। बिहारी आपके रीति काल के कवि थे, यहाँ पे आपका ऑप्शन सी राइट। अगला क्वेश्चन देंगे 81 पे बताएंगे सही उत्तर, ध्यान से देखेंगे उत्तर देंगे। हिंदी का राष्ट्रभाषा घोषित करने में और हिंदी भाषी प्रवर्तक का नाम क्या था साथियों? इसका सही उत्तर हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित करने में और हिंदी भाषी प्रस्तावक का नाम क्या था साथियों? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए गोपाल स्वामी अयंकर। जो ऑप्शन यहाँ पे सी दोस्तों आपसे राइट आंसर, ठीक है। हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित करने के और हिंदी भाषी प्रस्तावक का नाम आपका देखिए गोपाल स्वामी अयंकर था। तो जो ऑप्शन पे सी दोस्तों आपसे राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखें 82 पे बताएंगे सही उत्तर, ध्यान से देखें उत्तर देंगे। राष्ट्रभाषा प्रचार समिति की स्थापना किस वर्ष हुई थी? राष्ट्रभाषा प्रचार समिति की स्थापना आपकी किस वर्ष हुई थी साथियों? 82 पे सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो 1936 में हुई थी, ठीक है। राष्ट्रभाषा प्रचार समिति की स्थापना। तो जो ऑप्शन पे बी दोस्तों 82 पे आपसे का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखें साथियों 83 नंबर है, ध्यान से देखें उत्तर देंगे साथियों। भारतीय साहित्य परिषद में सह संस्थापक कौन थे साथियों? भारतीय साहित्य परिषद के सह संस्थापक कौन थे साथियों? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए इसके सह संस्था आपके प्रेमचंद है, ठीक है। भारतीय साहित्य परिषद के सह संस्थापक आपके प्रेमचंद है। जो ऑप्शन यहाँ पे डी थे दोस्तों आपसे का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे 84 में बताएंगे सही उत्तर का, ध्यान से देखेंगे उत्तर देंगे। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई मानी जाती है क्या? भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई आपकी क्या मानी जाती है साथियों? 84 पे सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए आपकी शब्द। जो ऑप्शन पे बी दोस्तों आपसे भाषा के सार्थक लघुत्तम इकाई आपकी शब्द मानी जाती है। तो जो ऑप्शन पे बी 84 पे आपसे राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखें 85 पे बताएंगे सही उत्तर का, ध्यान से देखेंगे उत्तर देंगे साथियों। मुंबई हिंदी विद्यापीठ की स्थापना किस वर्ष हुई थी साथियों? इसका सही उत्तर मुंबई हिंदी विद्यापीठ की स्थापना आपकी किस वर्ष हुई थी? 85 पे सही उत्तर क्या हो जाएगा? देखिए मुंबई हिंदी विद्यापीठ की स्थापना आपकी कब हुई थी? तो आपकी हुई थी देखिए
1938 में, ठीक है। जो ऑप्शन आप ये दे दोस्तों ऑप्शन का राइट आंसर क्लियर है। मुंबई हिंदी विद्यापीठ की स्थापना आपकी 1938 में हुई थी साथियों, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 86 में बताएंगे सर उत्तर का होगा। हिंदी में हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले किसने लिखा था साथियों, इसका हिंदी में हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले किसने लिखा है, तो देखिए हिंदी में हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले लिखा है शिव सिंह सेंगर ने। तो जो ऑप्शन आप सी बी दे दोस्तों आपसे क्या राइट आंसर, ठीक है। हिंदी में हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले किसने लिखा है, तो शिव सिंह सेंगर ने। जो ऑप्शन आपका बी दे दोस्तों आपसे का राइट आंसर होगा 86 पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 87 बताएंगे सत्तर पर, ध्यान से देखेंगे उत्तर देंगे साथियों। 87 का पूछा है हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार हेतु वर्ष 1995 में गठित राजभाषा आयोग ने कितनी सिफारिशें की थी साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। देखिए हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार हेतु 1995 में गठित राजभाषा आयोग ने आपकी कुल 19 सिफारिशें की थी। जो ऑप्शन पे सीधे दोस्तों ऑप्शन का 87 पे राइट आंसर क्लियर है साथियों। कितनी सिफारिशें की थी, 19 सिफारिशें की थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे 88 में बताएंगे सत्यों का, ध्यान से देखें उत्तर। निम्नलिखित में से कौन सप्तक परंपरा का कवि नहीं है साथियों, निम्नलिखित में से कौन आपका सप्तक परंपरा का कवि नहीं है साथियों। 88 पे से उत्तर क्या हो जाएगा, तो देखिए आपके हरि नारायण व्यास जो है आपके सप्तक परंपरा के कवि नहीं है। तो जो ऑप्शन पे ये दे दोस्तों आपसे का राइट आंसर 88 पे ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, क्लियर साथियों। और 89 नंबर देखें, ध्यान से देखें बताएंगे कोशिश करें। 89 पे लिपि किसे कहते हैं साथियों, 89 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, लिपि किसे कहते हैं 89 पे। लिपि देखिए आपकी कहते हैं लिखित ध्वनि संकेतों को। तो जो ऑप्शन यहाँ पे ए दे दोस्तों आपसे का राइट आंसर, ठीक है। लिपि किसे कहते हैं, लिखित ध्वनि संकेतों को। जो ऑप्शन यहाँ पे ए दे दोस्तों 89 पे आपसे का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे 90 पे बताएंगे सत्यों का, ध्यान से देखेंगे उत्तर दें। हिंदी विश्व सम्मेलन नागपुर में कब हुआ था साथियों, हिंदी विश्व सम्मेलन नागपुर में कब हुआ था, यहाँ पे देखिए बताइए कोशिश करेंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। हिंदी क्या हो जाएगा, हिंदी विश्व सम्मेलन, ठीक है। नागपुर में कब हुआ था, हिंदी विश्व सम्मेलन आपका नागपुर में कब हुआ था, तो देखिए 1975 में हुआ था, ठीक है। हिंदी विश्व सम्मेलन आपका हुआ था नागपुर में 1975 में। तो जो ऑप्शन पे ये दे दोस्तों ऑप्शन का राइट आंसर क्लियर है। अगला क्वेश्चन देंगे साथियों क्या पूछेगा, 91 में बताने की कोशिश करेंगे सही उत्तर, ध्यान से देखेंगे साथियों उत्तर देंगे। रामचरितमानस में प्रधान रस के रूप में किस रस को मान्यता मिली है साथियों, रामचरितमानस में प्रधान रस के रूप में किस रस को मान्यता मिली है साथियों। 91 में सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो देखिए भक्ति रस को, ठीक है। रामचरितमानस में किस रस को प्रधानता मिली है, तो देखिए प्रधान रस के रूप में भक्ति रस को वहाँ पर प्रधानता मिली है। तो जो ऑप्शन पे बी रस ऑप्शन का राइट आंसर क्लियर है। किसने लिखा है, अभी आपका ये होमवर्क है, मुझे बताइएगा आपसे जो कमेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा जनार्दन का पर्यायवाची नहीं है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा आपका जनार्दन का पर्यायवाची है, पर्यायवाची नहीं है साथियों। तो देखिए जनार्दन का पर्यायवाची आपका महेश्वर नहीं होगा, ठीक है। गरुड़ ध्वज दामोदर विश्वम्भर विश्वम्भर देखिए ये सभी आपके जनार्दन के पर्यायवाची हो जाएंगे, लेकिन जो महेश्वर है आपका जनार्दन का पर्यायवाची नहीं है साथियों, याद रखिएगा। ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 93 पे उत्तर देंगे। पद्मावत के कुल सर्गों यानी कि खंडों की संख्या कितनी है साथियों, पद्मावत के कुल खंडों की संख्या यानी कि सर्गों की संख्या कितनी है साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो देखिए 57 है, ठीक है। पद्मावत के कुल खंडों की संख्या आपकी 57 है साथियों। तो जो ऑप्शन पे ये दे दोस्तों 93 पे ऑप्शन का राइट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 94 में क्या पूछेगा, ध्यान से देखेंगे उत्तर देंगे साथियों। आदमी कितना स्वार्थी हो जाता है जिसके लिए मरो वही जान का दुश्मन हो जाता है, यह कथन गोदान के किस पात्र का है साथियों। आदमी कितना स्वार्थी हो जाता है जिसके लिए मरो वही जान का दुश्मन हो जाता है, यह कथन गोदान के किस पात्र का है साथियों। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो देखिए होरी का है। जो ऑप्शन पर सी दोस्तों आपसे राइट आंसर, ठीक है। गोदान प्रेमचंद द्वारा लिखी, प्रेमचंद मुंशी द्वारा लिखी गई है, उसी का है ये शायद। तो उसमें जो एक पात्र था आपका होरी, आदमी कितना स्वार्थी हो जाता है जिसके लिए मरो वही जान का दुश्मन होता है, यह उसका डायलॉग था, ठीक है उस समय। तो ऑप्शन पर सी दोस्तों आपसे राइट आंसर होगा, होरी का डायलॉग था। अगला क्वेश्चन देखेंगे 95 पे बताएंगे अल्पसंख्यक का विलोम शब्द क्या हो जाएगा साथियों, अल्पसंख्यक का विलोम शब्द क्या होगा साथियों। तो देखिए अल्पसंख्यक का विलोम आपका हो जाएगा बहुसंख्यक, ठीक है। अल्पसंख्यक मतलब थोड़ा, बहु मतलब ज्यादा। जो ऑप्शन पे स्पीड है दोस्तों आपसे राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे
96 बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। व्यवस्था से पूर्व कौन सा उपसर्ग लगाएं कि उसका अर्थ विपरीत हो जाएगा साथियों। व्यवस्था से पूर्व कौन सा उपसर्ग लगाएं कि उसका अर्थ विपरीत हो जाए साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए व्यवस्था में आपका अ उपसर्ग लगाएंगे तो अव्यवस्था हो जाएगा, तो उसका देखिए जो अर्थ है विपरीत हो जाएगा साथियों। ठीक है, तो जो ऑप्शन यहाँ पे ए दे दोस्तों, ऑप्शन का राइट आंसर क्लियर है। अगला क्वेश्चन है साथियों 97 बताएंगे सही उत्तर। किस काल को आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगार काल की संज्ञा दी है साथियों। बताएंगे इसका सही उत्तर। किस काल को आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगार काल की संज्ञा दी है साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। किस काल को, ये पूछा है ना, किस काल को आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगार काल की संज्ञा दी है साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए रीति काल को, जो ऑप्शन यहाँ पे सी थे दोस्तों, सही राइट आंसर। ठीक है, रीति काल को आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, सही नाम बोल रहा हूँ ना, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगार काल की संज्ञा दी है, जो ऑप्शन पे सी थे दोस्तों, सही राइट आंसर। किसको, तो रीति काल को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों 97 होगा। 98 बताएंगे सही उत्तर क्या होगा। देवासुर में कौन सा समास है। देवासुर, देवासुर में कौन सा समास है। तो देवासुर यानी कि देव और सुर द्वंद्व समास है साथियों, तो जो ऑप्शन यहाँ पे डी दोस्तों सही राइट आंसर। क्लियर है साथियों, 98 पे देव और सुर दोनों की बात हो रही है यहाँ पे, तो जो ऑप्शन यहाँ पे डी दोस्तों सही राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे 99 बताएंगे सही। अंतड़ियों में बल पड़ना, इसका अर्थ क्या होता है। अंतड़ियों में बल पड़ना, इसका अर्थ क्या होता है साथियों। तो देखिए अंतड़ियों में बल करना, इसका अर्थ होता है बहुत हंसना। ठीक है, इतना हंसना, बहुत हंसने से देखिए आपकी अंतड़ियाँ जो है दुखने लगती है ना, उसी को कहते हैं अंतड़ियों में बल पड़ना चाहते हैं। तो जो ऑप्शन पे पी दोस्तों 99 सही का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आखिरी नंबर बताएंगे 100 पे 70 निम्न में से किसे मैथिली कोकिल कहा जाता है साथियों। निम्न में से किसे मैथिली कोकिल कहा जाता है साथियों। 100 पे 70 का ध्यान से देखेंगे उत्तर दे साथियों। देखिए विद्यापति को, जो ऑप्शन पे ए दे दोस्तों सही का राइट आंसर। विद्यापति को मैथिली कोकिल कहा जाता है, तो जो ऑप्शन पे ए दे दोस्तों सही का राइट आंसर होता है। ठीक है, तो इसी के जो आपकी हिंदी की क्लास है आज की यहाँ पे कंप्लीट हो रही है। आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगी हो। तो क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके क्लास को लाइक करके जाइएगा, जिससे मुझे भी थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिलेगा साथियों। बाकी आपका कोई भी डाउट हो हमें कमेंट में पूछे जाओ, उसका आंसर हम साथियों देने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं आपसे आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया साथियों।